वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं पाठ 10 अपूर्व अनुभव। ये पाठ हम पढ़ चुके हैं और आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे इस पाठ के अभ्यास प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न, और आज की वीडियो में हम हल करेंगे अभ्यास प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? लिखिए क्या कारण था कि वह इतना प्रयास करके वो चाहती थी कि अपने पेड़ पर यासुकी चढ़े। यासुकी चान तोतो चान का घनिष्ठ मित्र था, यानी पक्का दोस्त था, लेकिन वह पोलियोग्रस्त था, उसे पोलियो की बीमारी थी। इस कारण उसके हाथ पैर सही रूप में काम नहीं करते थे, वह तो विकलांग था, पोलियोग्रस्त था। जापान के शहर तोमोए में प्रत्येक बच्चे का एक निजी पेड़ था, लेकिन यासुकी चान ने अपनी शारीरिक अपंगता के कारण किसी भी पेड़ को निजी पेड़ नहीं बनाया था। न तो वह पेड़ पे चढ़ सकता था और न ही वह पेड़ की सार संभाल कर सकता था। उसके मन में पेड़ पर चढ़ने की इच्छा थी, बहुत तगड़ी इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी, जिसे पूरा करने के लिए तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर चढ़ाने का अथक प्रयास किया। अथक यानी बिना थके हुए, काफी प्रयास कर रही थी। दूसरा प्रश्न देखिए, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव हुआ। ऐसा अनुभव जो पहले कभी नहीं हुआ। अपूर्व यानी जो पहले पूर्व में कभी नहीं हुआ हो। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे? लिखिए दोनों ने क्या क्या अनुभव किया। दोनों ने कुछ अलग प्रकार का अनुभव किया। उसे किस प्रकार की मानसिक संतुष्टि मिली और यासुकी को किस प्रकार की मानसिक संतुष्टि मिली। यासुकी चान पोलियोग्रस्त होने के कारण किसी भी पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ था। सर्वदा यानी हमेशा के लिए कभी नहीं चढ़ पाएगा, विकलांग है, वह कैसे पेड़ पे चढ़ सकता था। सर्वदा असमर्थ यानी हमेशा के लिए ही वह असमर्थ था। सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वह पेड़ पर चढ़कर ऐसा सुखद अनुभव प्राप्त कर सकता है। वह तो कभी सोच नहीं सकता, लेकिन उसने तोतो चान की वजह से यह सुख अनुभव कर लिया, ये सुख प्राप्त कर लिया। तोतो चान ने जब अथक परिश्रम से अपने पोलियोग्रस्त साथी को पेड़ पर चढ़ाकर उसका स्वागत किया तो उसे हार्दिक खुशी और संतुष्टि प्राप्त हुई। उसकी इच्छा पूरी हुई। उसकी हार्दिक इच्छा थी ना, उसे पेड़ पर चढ़कर आनंद आया और इसे पेड़ पर चढ़ाकर, अपने पेड़ पर चढ़ाकर इसको संतुष्टि मिली, आनंद आया। अब देखिए आगे देखते हैं हम तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न इस प्रकार है। देखिए पाठ में खोज कर देखिए, कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था? वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था? आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का क्या कारण हो सकता है? भैया परिस्थिति बदली, बादल आया और उन पर छाया करने लगा। ये कब हुआ और क्या कारण था, क्यों हुआ? देखिए तोतो चान ने अपने विकलांग मित्र को पेड़ पर चढ़ाने के लिए सीढ़ी का उपयोग किया, खींचकर लेकर आई थी सीढ़ी। फिर असमर्थ रहने के कारण उसने तीपाई का उपयोग किया, 3 पैरों की सीढ़ी फिर लेकर आई दूसरी बार में। उसने अपने अथक परिश्रम से तीपाई के सहारे ऊपर चढ़ने का प्रयास किया। तोतो चान ने भी प्रयास किया और यासुकी ने भी प्रयास करके वह ऊपर चढ़ गया था। इस प्रयास में दोनों ही सूर्य की गर्मी, सूर्य की तेज धूप होने के कारण पसीने से तरबतर हो गए। तरबतर यानी पूरे भीग गए, पसीने में सन गए। लेकिन जब अथक परिश्रम के बाद तोतो चान के सहारे से यासुकी चान पेड़ की द्विशाखा पर चढ़ गया, तब बादल का एक टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। इस परिस्थिति के बदलने का कारण यह हो सकता है कि जो सच्चे मन से अपने मित्र की सहायता करता है, जो सच्चे मन से दूसरों की सहायता करता है, उसकी सहायता प्रकृति अर्थात भगवान भी खुश होकर करता है। जो दूसरों की सहायता करता है तो भगवान भी उसकी सहायता करता है। जो दूसरों की सहायता करता है, दूसरों की मदद करता है, तो प्रकृति भी उसका साथ देती है, उसका साथ निभाती है। आगे देखिए चौथा प्रश्न देखें, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह
खालिस्तान और अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए। पहले तो इस खालिस्तान में क्या आने वाला है ये सोचिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। ये जो बात कह रही है वह क्यों कह रही है। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका, आखिरी मौका था, वह ऐसा कह रही थी ना। देखिए, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। यह तो हुआ अपना वाक्य पूरा। लेकिन लेखिका ऐसा क्यों कह रही थी कि पहला प्रयास और अंतिम प्रयास था, पहला मौका और अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा होगा कि तोतो चान ने अपने मित्र पोलियोग्रस्त यासुकी चान को बहुत जोखिम उठाकर, बहुत ही खतरा उठाकर अपने पेड़ पर चढ़ाया था। शायद वह दोबारा अपने मित्र की इच्छा को पूरा करने के लिए ऐसा कभी नहीं कर पाएगी। ये अभी समय है जब वो चढ़ गया, बाकी तो अगर बड़ों को पता चलता तो चढ़ने ये काम नहीं करने देते। पांचवा प्रश्न देखिए, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नजरें नीची क्यों थी। वह जूतों की लेस बांध रही थी, जूतों की डोरियां बांध रही थी, गर्दन नीचे की हुई माँ से कह रही थी। तोतो चान ने अपनी माँ से झूठ कहा कि वह यासुकी चान से मिलने उसके घर डेनेन चोफू जा रही है। ये झूठ कहा था जबकि वो जा रही थी पेड़ पर। जब वो जूते की लेस बांधते हुए माँ से कह रही थी कि मैं उसके घर जा रही हूँ, तो चान में आत्मविश्वास पहले जैसा नहीं था, क्योंकि झूठ बोल रही थी। सच बोलते समय आत्मविश्वास होता है, झूठ बोलते समय आत्मविश्वास वैसे ही डगमगा जाता है। तो उसका आत्मविश्वास डगमगा गया क्योंकि झूठ बोल रही थी। इस कारण वह अपनी माँ से नजरें मिलाकर बात नहीं कर पा रही थी और उसकी नजरें नीची थी क्योंकि झूठ बोल रही थी। अभी पता चल गया, झूठ आंखों से ही दिखाई दे जाता है। देखिए छठा प्रश्न, यासुकी चान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती है। इन सुविधा वाली जगहों की सूची बनाइए। देखिए, ये जो विकलांग आदमी है, इनको कार्य करने में सुविधा हो, आने जाने में सुविधा हो, तो जैसे कि यासुकी चान विकलांग था, ऐसे बालकों का कार्य, ऐसे व्यक्तियों का कार्य रुके नहीं, उनका भी कार्य होता रहे। तो ऐसी सुविधाएं कहाँ कहाँ होती है और क्या सुविधा होती है। देखिए, यासुकी चान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं अगर प्रदान कर दी जाए तो उनके चलने फिरने में सहूलियत हो सकती है, सुविधा हो सकती है। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती है, जैसे अस्पतालों में, बस अड्डों पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर, हवाई अड्डों पर, सामुदायिक केंद्रों पर, स्कूल व कॉलेज भवनों पर तथा सिनेमा गृहों में आदि। इनके उतरने चढ़ने के लिए रैंप बने हुए होते हैं। ऐसे ढलान से बना होता है रैंप, जिससे वो चढ़ सकते हैं आसानी से और नीचे उतर सकते हैं। सीढ़ियों पे चढ़े तो गिरने का खतरा रहता है। अब देखिए, हम देखते हैं भाषा की बात। और भाषा की बात में हम सबसे पहले देखते हैं द्विशाखा। ये जो शब्द आया है द्विशाखा, द्वि और शाखा के योग से बना है। इसमें देखिए, द्वि का अर्थ होता है दो और शाखा का अर्थ होता है डाल या डाली। द्विशाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहां से दो मोटी मोटी डालियां एक साथ निकलती है। द्वि की भांति आप त्रि, इस से भी कुछ शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। और त्रि से बनने वाला शब्द त्रिकोण आप जानते होंगे, त्रिकोण आपने पढ़ा है। इसमें त्रि का अर्थ है तीन। त्रिभुज आपने पढ़ा है, तीन भुजाओं वाला त्रिकोण, तीन कोणों वाला। इसी प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 संख्यावाची संस्कृत शब्द उपयोग में अक्सर आते हैं या आते ही रहते हैं। ये 4, 5, 6, 7, 8 त्रि, द्वि, ये संस्कृत के जो शब्द है संख्यावाची शब्द, ये अक्सर काम में आते रहते हैं, उपयोग में आते रहते हैं। इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी प्राप्त कीजिए और देखिए कि क्या इन शब्दों की ध्वनियां अंग्रेजी संख्या के नामों से कुछ कुछ मिलती जुलती है। जैसे हिंदी में 8 है, संस्कृत में अष्ट और अंग्रेजी में भी 8। इनकी ध्वनियां कुछ मिलती जुलती है। इनमें 8, अष्ट और 8 इनकी ध्वनियां मिलती जुलती है। इस प्रकार की ध्वनियां और भी कहीं मिलती जुलती है क्या, देखते हैं हम किस किस में इस प्रकार की ध्वनियां मिलती जुलती है। देखिए, हमने देखा यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनके बारे में चर्चा करनी है। इनकी ध्वनियां भी आपस में मिलती है कि नहीं मिलती है। देखिए, संख्या है 4, अंक है, इसे हिंदी में हम कहेंगे 4, संस्कृत में कहेंगे चत्वार है। देखिए, इसका संख्यावाची शब्द बनेगा चतुर्भुज और अंग्रेजी में तो कहते हैं 4। फिर देखिए 5, इनकी देखिए ध्वनि मिल रही 4 चत्वार है 4। फिर देखिए 5, हिंदी में 5 लिखते हैं और संस्कृत में लिखते हैं पंच।
ये जो ऊपर चंद्र बिंदु लगा है और ये अनुस्वार, ये है संस्कृत का शब्द और यह है तद्भव शब्द, संस्कृत से बदलकर बन गया है। तो ये जो अनुस्वार है, अनुस्वार का तद्भव होता है चंद्र बिंदु। तो 5 हिंदी में, 5 संस्कृत में, और इसका हम बना सकते हैं पंचभुज, पंचपद, और देखिए 5 कहते हैं अंग्रेजी में। तो इनकी ध्वनि मिली नहीं, अंग्रेजी में हिंदी की और संस्कृत की मिल रही है, लेकिन अंग्रेजी वाली ध्वनि नहीं मिल रही है। फिर देखिए 6 को हम हिंदी में लिखते हैं 6 है, या फिर 6 के आगे विसर्ग लगा सकते हैं। फिर देखिए षट से हम पद बनाएंगे, संख्यावाची पद, षट पद कहते हैं भंवरे को, 6 पैर वाला, और अंग्रेजी में कहते हैं 6। इनकी ध्वनियां भी नहीं मिल रही है। फिर देखिए 7, हिंदी में लिखते हैं 7, संस्कृत में लिखते हैं सप्त, और इससे हम कोई बना सकते हैं सप्तपदी, और अंग्रेजी में कहते हैं 7। तो देखिए हिंदी में मिल रही है लेकिन अंग्रेजी की ध्वनि नहीं मिल रही है। फिर देखिए 8, हिंदी में लिखते हैं 8, संस्कृत में लिखते हैं अष्ट। इससे देखिए कोई संख्यावाची हम पद बनाए तो अष्टभुज, और अंग्रेजी में लिखते हैं 8। इनकी देखिए 8, अष्ट और 8 ध्वनि मिल रही है। 9, इसमें देखिए हिंदी में लिखते हैं 9, संस्कृत में लिखते हैं नवम, और इससे देखिए 9 रस, काव्य रस, 9 रस का उपयोग होता है, 9 प्रकार के रस। फिर देखिए 9, अंग्रेजी में लिखते हैं हम 9। इनकी ध्वनि भी आप देखिए कहाँ मिल रही है या नहीं मिल रही है। फिर देखिए 10, हिंदी में लिखते हैं 10, संस्कृत में लिखते हैं दशम, और इसका पद देखिए दशानन, और अंग्रेजी में लिखते हैं 10। इसकी ध्वनि में देखिए इनमें हिंदी संस्कृत की मिलती है, लेकिन इधर अंग्रेजी वाली ध्वनि नहीं मिल रही है। फिर अब हम बढ़ाते हैं भाषा की बात को आगे, और भाषा की बात में दूसरा देखिए पाठ में ठिठिया कर हंसने लगी, ये भी हमने पढ़ा। पीछे से धकियाने लगी, जैसे वाक्य आए हैं हमने पढ़े हैं पाठ में। ठिठिया कर हंसने के मतलब का आप अवश्य अनुमान लगा सकते हैं कि ठी 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 हंसना या ठट्टा मारकर हंसना बोलचाल में प्रयोग होता है। अर्थात ठिठिया कर हंसने का मतलब क्या है, ठी 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 करके हंसना या ठट्टा मारकर हंसना। आम बोलचाल में हम ठिठिया कर नहीं कहते हैं, ठी 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 हंसना या ठट्टा मारकर हंसना इनका प्रयोग करते हैं। इनमें हंसने की ध्वनि के एक खास अंदाज को हंसी का विशेषण बना दिया है। अब ये जोर की हंसी, ठट्टा मारकर हंसना, ठहाका मारकर हंसना, ये क्या हो गया, विशेषण बन गया है कि हंसी का विशेषण बन गया। कैसे हंसना, जोर से हंसना, ठहाका मारकर हंसना, हंसी पद का विशेषण बन गया है। शादी ठिठियाना और धकियाना शब्द में आना प्रत्यय का उपयोग हुआ है। फिर देखिए इस प्रत्यय से और शब्द बना, जैसे फिल्माना, फिल्म धन आना, फिल्माना प्रत्यय जो पीछे की ओर जुड़ते हैं हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे डिजिटल हिंदी ग्रामर में। तो फिल्माना शब्द भी बन जाता है आना प्रत्यय के योग से। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए, आप भी लिखेंगे। कुछ शब्द यहाँ देखते हैं हम जो कि आना प्रत्यय के योग से बन रहे हैं। देखिए आना प्रत्यय के योग से बनने वाले 4 सार्थक शब्द, घराना, घर धन आना, घराना, जो प्रत्यय क्या है, जो पीछे की ओर जुड़ते हैं और शब्द के अर्थ में विशेषता ला देते हैं, चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। तो यह हो गया घर धन आना। इसमें देखिए शर्म धन आना, धमक धन आना और जुर्म धन आना। क्या हो गया, घराना, शर्माना, धमकाना, जुर्माना। इनमें आना प्रत्यय जोड़कर यह शब्द बनाए गए हैं। इसे और भी कई सारे शब्द बनाए जा सकते हैं, हम जब प्रत्यय पढ़ेंगे उसमें हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे।